आज हम एक किताब की परतों को खोलने जा रहे हैं। किताब का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, पहाड़ के हाड़। और इस किताब की गहराई में उतरने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा आधार है। वरिष्ठ साहित्यकार हैं श्री नरेंद्र कठैत जी, उनका लिखा एक लेख। हाँ। ये किताब असल में उत्तराखंड के जाने माने पत्रकार श्री व्योमेश चंद्र जुगरान के दशकों के काम का एक संग्रह है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक संग्रह नहीं है, मतलब इसकी भूमिका में जो बात कही गई है वो इस पूरी चर्चा का मंच तैयार कर देती है। अच्छा। ये किताब दरअसल उन वजहों का एक दस्तावेज है कि आखिर उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए पहाड़ी राज्य की जरूरत क्यों पड़ी। सही बात है। और आज इतने सालों बाद ये हमें एक आईना दिखाती है कि क्या उत्तराखंड उन उम्मीदों पर, उस कसौटी पर खरा उतरा है। बिल्कुल, और इसी आईने में झांकने की कोशिश करेंगे। एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो लेखक ने खुद कही है क्या? कि इस किताब में निष्पक्षता का पक्ष लिया गया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, निष्पक्षता का भी कोई पक्ष होता है क्या? वही, वो आगे कहते हैं कि अगर कहीं झुकाव है भी तो वो किसी बड़े उद्देश्य से है। मतलब बात आग्रह दुराग्रह की नहीं है, बल्कि सरोकार की है। और यही सरोकार इस किताब को खास बना देता है। ये सिर्फ घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं है, नहीं। ये उनके पीछे की चिंता, वो दर्द और जो उम्मीद है उसको आवाज दे रही है। तो चलिए इसी सरोकार की पहली परत खोलते हैं। किताब के पहले ही अध्याय, उत्तराखंड आंदोलन और राजनीति, उसमें एक शीर्षक है जो किसी हथौड़े की तरह लगता है। हाँ। नए राज्य ने नेतृत्व नहीं, नेता तैयार किए। एक लाइन में जैसे पूरी कहानी कह दी हो। ये बहुत ही तीखी और सच्ची टिप्पणी है। इसका सीधा मतलब तो यही है कि राज्य बनने के बाद हमें वो दूरदर्शी लोग नहीं मिले जो भविष्य की सोचते, बल्कि हमें ऐसे नेता मिले जिनका मकसद, आप कह सकती हैं कि सिर्फ सत्ता हासिल करना था। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि इन नेताओं के साथ भ्रष्ट चाटुकारों की एक पूरी फौज तैयार हो गई। अरे! अब आप सोचिए, जब नींव ही इतनी कच्ची और खोखली हो तो उस पे एक मजबूत राज्य की इमारत का ख्वाब कैसे देखा जा सकता है। मतलब जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने सालों तक आंदोलन किया, वो सारी उम्मीदें वो कहीं खो गई। सत्ता की राजनीति में कहीं खो गई। और जमीनी स्तर पर इसका असर क्या पड़ा होगा? हाँ बिल्कुल। असर ये हुआ कि नीतियां दूरगामी होने के बजाय, मतलब लॉन्ग टर्म होने के बजाय, बस तात्कालिक फायदे के लिए बनने लगी, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। हाँ, वो जो एक सामूहिक सपना था पहाड़ के विकास का, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में बट गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये उस सामाजिक दर्द को आवाज देती है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ। हमें वो नहीं मिला जिसके लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और शायद नेतृत्व की इसी कमी का असर हमें विकास के मॉडल पर भी दिखता है ना? बिल्कुल दिखता है। क्योंकि पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर किताब में जो बातें हैं वो बहुत उलझी हुई सी लगती हैं। एक तरफ तो बड़े बांधों की जबरदस्त आलोचना है। हाँ, और आलोचना भी बहुत धारदार तरीके से की दी है। लेखक कहते हैं कि बड़े बांधों को छोड़कर छोटे बांध बनाने की बात करना वो ऐसा है जैसे बारूद के किसी बड़े झखीरे को ठिकाने लगाने के लिए उसे छोटे छोटे ढेर में बांट दिया जाए। मतलब खतरा तो बना ही हुआ है। हाँ, खतरा तो बना ही हुआ है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। वो पहाड़ों पर चल रही भारी भरकम मशीनों पर, बेतरतीब कटते जंगलों पर, नदियों के बदलते रास्ते पर बहुत गहरी चिंता जताते हैं। इसी से जुड़ा एक शीर्षक है किताब में, भक्ति से भयभीत भगवान। हाँ, क्या कमाल की बात कही है। हम तो सोचते हैं कि भगवान भक्ति से खुश होते हैं, यहाँ तो भगवान ही डरे हुए हैं। यही तो कटाक्ष है। ये शीर्षक दरअसल चारधाम यात्रा के नाम पर जो अनियंत्रित और विनाशकारी निर्माण हो रहा है उस पर है। अच्छा। हम भक्ति के नाम पर, तीर्थयात्रियों की सुविधा के नाम पर पहाड़ों को इस कदर खोखला कर रहे हैं कि शायद अब भगवान भी डर गए होंगे कि ये कैसी भक्ति है जो मेरे ही घर को उजाड़ रही है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारी मशीनें पहाड़ को बर्बाद कर रही हैं, और दूसरी तरफ किताब में भीतरी पहाड़ों में रेल पहुंचने के सपने का जिक्र है। हाँ, उड़ान भरने लगा भीतरी पहाड़ों में रेलगाड़ी का सपना। बिल्कुल, और इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना बताया गया है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर लेखक की संतुलित दृष्टि दिखती है। वो किसी एक विचार के पक्ष या विपक्ष में नहीं खड़े हैं, वो तो पहाड़ की सच्चाई को जैसा है वैसा दिखा रहे हैं। अच्छा। देखिए, रेल का सपना सिर्फ विकास का सपना नहीं है, ये उन गांवों का सपना है जो सदियों से देश की मुख्य धारा से कटे हुए थे। सही बात है। ये उस मरीज का सपना है जिसे अस्पताल पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। तो लेखक इस विरोधाभास को सुलझाते नहीं बल्कि पाठक के सामने रख देते हैं कि पहाड़ का सच यही है। हाँ,
कि उसे विकास भी चाहिए लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। अब ये संतुलन कैसे बनेगा, ये सवाल हम सबके लिए है। सही बात है। ये संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और इस विकास और पलायन की खींचतान का सीधा असर तो संस्कृति पर ही पड़ता होगा। पड़ता ही है। किताब में उत्तराखंडी लोक गायकी के दो बड़े नामों चंद्र सिंह राही और नरेंद्र सिंह नेगी जी पर एक बहुत दिलचस्प तुलनात्मक लेख है। हाँ, शीर्षक है राही कमलनाल नेगी नीलकमल। ये विश्लेषण संस्कृति की बहुत गहरी समझ दिखाता है। लेखक का मानना है कि चंद्र सिंह राही जी के गीत नाच गाने की अनुभूति के ज्यादा करीब है। वो मंच पर तुरंत असर करते हैं, आपको थिरकने पे मजबूर कर देते हैं। ओके। वहीं नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों में एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक संदेश छिपा होता है, जिसे आप अकेले में शांति से सुने तो वो आपके दिल में उतर जाता है। तो क्या लेखक ये कह रहे हैं कि एक बेहतर है दूसरे से, या ये सिर्फ दो अलग-अलग शैलियां हैं? नहीं, वो किसी को बेहतर नहीं बता रहे। वो तो कमल के दो रूपों की तरह उनकी व्याख्या कर रही हैं। एक कमलनाल है जो सीधा और स्पष्ट है, दूसरा नील कमल है जिसकी अपनी एक अलग गहराई है, एक रहस्य है। वाह। तो ये सिर्फ दो गायकों की तुलना नहीं है, बल्कि ये लोक संगीत की दो अलग-अलग धाराओं और समाज पर उनके प्रभाव को समझने की एक सुंदर कोशिश है। लेकिन ये संस्कृति जिसकी इतनी गहरी जड़ें हैं, अब खतरे में भी है? बिल्कुल है। प्रवासियों का सांस्कृतिक उत्तराखंड लेख में पलायन के दर्द का जिक्र है, जो शायद पहाड़ की सबसे बड़ी और दर्दनाक सच्चाई है। हाँ, और ये दर्द बहुत गहरा है। लेखक बताते हैं कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। और जब लोग जाते हैं तो वो सिर्फ अपने साथ अपना सामान नहीं ले जाते, वो पूरी संस्कृति ले जाते हैं। लोक परंपरा जागर का जिक्र है जो मिट्टी जा रही है। एक मिनट, जो लोग जागर से परिचित नहीं हैं उनके लिए आप बता सकती हैं कि ये क्या होता है और इसका मिटना इतनी बड़ी बात क्यों है? जागर, देखिए, जागर कोई साधारण लोकगीत नहीं है, ये पहाड़ की आत्मा का संगीत है। अच्छा। ये एक पूरी रस्म है जिसमें संगीत और गायन के जरिए स्थानीय देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये आस्था, इतिहास और परंपरा का जीवंत रूप है। बिल्कुल। इसका मिटना सिर्फ एक संगीत शैली का मिटना नहीं है, ये उस अदृश्य धागे का टूटना है जो पहाड़ के लोगों को उनके देवताओं, उनके पुरखों और उनकी जमीन से जोड़ता है। लेखक तो यहाँ तक लिखते हैं कि कई लेखकों की पांडुलिपियां उनके पुश्तैनी घरों में दीमक का खाना बन रही हैं। ये सिर्फ पलायन नहीं है, ये हमारी यादों और ज्ञान का पलायन है। ये तो बहुत ही दुखद है। तो एक तरफ तो संस्कृति पलायन की वजह से खत्म हो रही है, और जो बची है उसे बाजार खत्म कर रहा है। किताब एक और कड़वी सच्चाई सामने रखती है कि पहाड़ी लोक उत्सव अब एक मनोरंजक मंडी का रूप ले चुके हैं। ये बहुत तीखी और जरूरी टिप्पणी है। लेखक कहते हैं कि इन उत्सवों के मंच पर प्रायोजक अपनी वाहवाही लूटते हैं, कलाकार कुछ देर मनोरंजन करते हैं और चले जाते हैं। और पहाड़ के असली सवाल, वही तो, पलायन, रोजगार, पर्यावरण, वो सब मजाक बनकर रह गए। संस्कृति को एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया गया जिसका मकसद सिर्फ मनोरंजन है, चिंतन या चेतना जगाना नहीं। बिल्कुल। वो बुनियादी चिंताएं, वो सवाल, वो इस शोर शराबे में कहीं खो गए हैं। लेकिन किताब में जो सबसे चौंकाने वाली और शायद सबसे परेशान करने वाली बात कही गई है, वो है पहाड़ के देवी देवताओं की डोलियों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली जैसे शहरों में लाने की प्रथा पर। लेखक इसे हमारे देवी देवताओं के पलायन की शुरुआत कहते हैं। मतलब अब इंसान ही नहीं, देवता भी पलायन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक और दर्दनाक बात है। देखिए, पहाड़ में देवता किसी मंदिर में कैद मूर्ति नहीं होते, वो उस जगह की जमीन, जंगल, नदी से जुड़े होते हैं। उनकी एक सीमा होती है, एक क्षेत्र होता है। अच्छा। जब आप उनकी डोलियों को नुमाइश के लिए एक इवेंट के तौर पर शहरों में घुमाते हैं, तो आप उनकी पवित्रता और उनके मूल स्वरूप को ही नष्ट कर देते हैं। ये तो संस्कृति के बाजारीकरण का सबसे खतरनाक स्तर है। बिल्कुल, जहां आस्था भी एक बिकाऊ सामान बन गई है। लेखक का ये कहना कि इसका सख्ती से विरोध होना चाहिए, ये दिखाता है कि वो जड़ों से कटने के इस खतरे को कितनी गंभीरता से देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर पहाड़ के हाड़ सिर्फ लेखों का संग्रह नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा का एक एक्सरे है। हाँ, बिल्कुल। ये नेतृत्व, विकास, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़े उन मुश्किल सवालों को खुरेदती है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और लेखक व्योमेश जुगरान जी की विनम्रता देखिए, वो इससे कोई बहुत बड़ा साहित्यिक काम नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये तो बस एक पत्रकार के तौर पर अपने रोजमर्रा के काम से इतर कुछ अतिरिक्त हिस्से को अपना बनाने की कोशिश भर है। लेकिन सच तो ये है। सच क्या है? सच तो ये है कि ये किताब उस दौर में कलम की ताकत को
फिर से जिंदा करती है जब ज्यादातर पत्रकार कलम छोड़कर सिर्फ कैमरा थाम रहे हैं। अंत में ये किताब पाठक को अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि उसके मन में कई गहरे सवाल छोड़ जाती है। जैसा कि लेखक खुद कहते हैं, काल के कपाल पर कई अनुत्तरित सवाल हैं। बिल्कुल, ये किताब उन सवालों को पूछने का साहस देती है। और इसी से जुड़ा एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। जब किसी जगह से उसके लोग चले जाते हैं, फिर उसकी संस्कृति और परंपराएं भी पलायन करने लगती हैं। और अंत में, जैसा कि लेखक कहते हैं, उसके देवी देवता भी पलायन करने लगे, तो उस जगह की आत्मा, उसके हाड़ का क्या होता है? पीछे क्या बचता है? सिर्फ पत्थर और खाली मकान।